अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हर साल नया बहरान सामने आ रहा है और इस बार एलएनजी गैस और फर्नेस ऑयल का बहरान एक साथ आ रहा है और हुकूमत की कोई तैयारी नहीं थी। ना सिर्फ गर्मियों में गैस की कमी हो चुकी है और होने जा रही है, बल्कि लोड शेडिंग में भी मजीद इजाफे का खदशा है। कराची में सनतों को गैस पहले ही बंद कर दी गई है और सीएनजी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है। साथ ही लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है और के इलेक्ट्रिक खबरदार कर चुका है कि आइंदा आने वाले दिनों में 9 से 12 घंटे की लोड शेडिंग होगी, क्योंकि उनको ना ही मतलूबा मिकदार में हुकूमत गैस दे रही है, ना ही फर्नेस ऑयल दे रही है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि अगर हुकूमत ने बर वक्त कोई फैसला ना किया तो 4 दिन बाद यानी 29 जून को 850 MMCFD गैस सिस्टम से निकल जाएगी। गैस की कमी पूरी करने के लिए फर्नेस ऑयल की जरूरत पड़ेगी, मगर इजाफी फर्नेस ऑयल का भी पहले से इंतजाम नहीं किया गया था और अब जल्दी में फर्नेस ऑयल का बंदोबस्त करने की कोशिश की जा रही है। ये सारा का सारा बहरान हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से पैदा हुआ है, क्योंकि एंग्रो ने बार बार हुकूमत को बताया कि उनके FSRU की ड्राई डॉकिंग यानी सफाई होनी है। अगर सफाई नहीं कराई तो कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। एंग्रो को हर हाल में 30 जून तक यूनिट बंद करना होगा और इसकी सफाई करानी होगी। एंग्रो के यूनिट बंद होने से 600 MMCFD गैस की किल्लत होगी और 29 जून से 5 जुलाई तक गैस की फराहमी मुतासिर होगी। अब यह सब कुछ हुकूमत के इल्म में था, मगर इन्हीं दिनों में सिंध में लोकल गैस की 2 फील्ड्स यानी कादिरपुर गैस फील्ड और कुन्नर पसाकी गैस फील्ड सालाना मरम्मत के लिए बंद कर दी गई, यानी 200 से 250 MMCFD गैस सिस्टम में नहीं है। इस मरम्मत को आगे क्यों नहीं किया गया और 29 जून को 600 MMCFD मजीद निकल जाएगी, यानी 850 MMCFD गैस की किल्लत हो जाएगी। इस हवाले से द न्यूज़ में खालिद मुस्तफा की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन के सीनियर अफसर ने बताया है कि एंग्रो ने हुकूमत को साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो अपने FSRU की ड्राई डॉकिंग को रोक नहीं सकते, जो 29 जून से 5 जुलाई तक होनी है। हुकूमत अगर क्लास सोसाइटी से बराह रास्त बात करना चाहती है तो वो कर सकती है, क्योंकि क्लास सोसाइटी ने एंग्रो को 30 जून के बाद की मजीद कोई तारीख देने से इनकार कर दिया है। क्लास सोसाइटी एक आलमी इदारा है जो FSRU के सर्टिफिकेट जारी करता है। खबर के मुताबिक अगर एंग्रो की सुई सदन गैस कंपनी और वजारत पेट्रोलियम के दरमियान खतो किताबत का जायजा लिया जाए तो एंग्रो का कसूर नजर नहीं आता, क्योंकि एंग्रो हुकूमत को बता रहा था कि उसके यूनिट की ड्राई डॉकिंग सितंबर-अक्टूबर 2019 में होनी है और इस हवाले से एंग्रो ने जनवरी 2019 में वजारत पेट्रोलियम को पहला खत भी लिखा। सितंबर 2020 में एंग्रो ने मुतबादिल FSRU का इंतजाम भी कर लिया था। इस यूनिट को अर्जेंटीना से आना था, मगर वो नहीं आ सका क्योंकि सुई सदन गैस कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और कतर में कोरोना की वजह से ड्राई डॉकिंग की सहूलत भी मैसर नहीं थी। फिर मार्च 2021 में भी क्लास सोसाइटी ने एंग्रो को कहा कि वो ड्राई डॉकिंग कराए, मगर फिर हुकूमत ने इजाजत नहीं दी और अब क्लास सोसाइटी ने जून 2021 के बाद सर्टिफिकेशन में तौसी से इनकार कर दिया है। खबर के मुताबिक वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम की कानूनी माहिरीन, LNG के शिप ओनर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ तवील मुलाकात हुई है ताकि फैसला किया जा सके कि ड्राई डॉकिंग 29 जून से 5 जुलाई तक हो या फिर उसे अगस्त के महीने तक मुलतवी कर दिया जाए, मगर अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आ सका है। मगर इत्तलात ये आ रही हैं कि हुकूमत ये बात मान चुकी है कि एंग्रो की ड्राई डॉकिंग होगी, यानी टर्मिनल अगर ड्राई डॉकिंग पे जाएगा तो फिर गैस की कमी होगी। अब मामला यह है कि एक तरफ गैस की किल्लत है, LNG कम होगी, लोकल गैस कम होगी, फर्नेस ऑयल कम होगा। मुसलसल नाअहली और गलत फैसलों के बाद अब हुकूमत ने एंग्रो के यूनिट की ड्राई डॉकिंग की ताखीर के जिम्मेदार अफराद के तयन के लिए एक कमेटी बना दी है। इस कमेटी की सरबराही वफाकी वजीर आजम सवाती करेंगे। इससे पहले 2018 में गैस का बहरान आया तो हुकूमत ने जिम्मेदारी सुई सदन गैस कंपनी और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के MDs पर डाल दी थी। फिर गुज़िश्ता साल बहरान आया तो पहले हक़ाइक़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, फिर कभी जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर डालते रहे, कभी जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर डालते रहे, कभी मीडिया पर डालते रहे और अब एक बार फिर से बहरान सामने आ गया है। 2 हफ्ते पहले तक लोड शेडिंग की जिम्मेदारी फिर गुज़िश्ता हुकूमत पर डाली जा रही थी, मगर अब हुकूमत को बहरान की समझ नहीं आ रही है और हुकूमत ने गफलत के जिम्मेदारों के तयन के लिए एक और कमेटी बना दी है। साथ ही हुकूमत ने फर्नेस ऑयल दरामद करना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले तक हुकूमत नून लीग पर ज्यादा LNG के कारखाने लगाने का इल्जाम लगा रही थी और आज फर्नेस ऑयल दरामद कर रही है। महंगी बिजली पैदा होगी, LNG के कारखाने इस्तेमाल नहीं होंगे, महंगी दरामदात होंगी। अब आपके सामने वजारत तवानाई का खत रखते हैं, जिसके मुताबिक हुकूमत ने बिजली पैदा करने वाली कंपनीज को 23 जून को फर्नेस ऑयल दरामद करने की इजाज़त दी है, जबकि के इलेक्ट्रिक को भी 50,000 टन फर्नेस ऑयल दरामद करने की इजाज़त दी है। और के इलेक्ट्रिक के ज़राए ने भी हमें बताया है कि उन्होंने 25,000 टन फर्नेस ऑयल दरामद करने का ऑर्डर भी दे दिया है, जो आखिरी वक्त में ऑर्डर करने की वजह से मार्केट रेट के मुकाबले में महंगा मिला है। याद रहे कि खुद नदीम बाबर से जब हमने गुज़िश्ता बरस ये सवाल पूछा था कि LNG का टर्मिनल खाली पड़ा है, LNG तारीख के कम तरीन रेट पर मिल रही है, तो क्यों के इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करनी पड़ रही है,
क्यों कराची में बिजली का बहरान आया है, तो उन्होंने कहा कि जितनी गैस दी वो ना देते तो और महंगी बिजली पैदा होती, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के फर्नेस ऑयल के प्लांट बहुत कम एफिशिएंट हैं। हमने वो गैस जो मंगवाई हुई थी NTDC के सिस्टम के लिए, उसमें से कुछ डाइवर्ट की कराची को। अगर हम वो कराची को डाइवर्ट ना करते तो जो कराची का क्राइसिस चल रहा था, कराची में इससे ज़्यादा महंगी बिजली पैदा होनी थी, और जितनी भी हो सकती थी वो इस नंबर से ज़्यादा होनी थी, क्योंकि कराची के प्लांट जो हैं फर्नेस ऑयल वाले वो नेशनल सिस्टम से लेस एफिशिएंट हैं। अब इस साल फिर बहरान है और उन्हीं कम एफिशिएंसी वाले प्लांट से, फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा होगी। मुल्क में सस्ती बिजली पैदा करने वाले एफिशिएंट LNG प्लांट्स को गैस नहीं मिलेगी, फिर सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा। सिर्फ मई के महीने में पहले ही हुकूमत ने 771 मेगावाट बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की, जबकि पिछले साल मई में 130 मेगावाट पैदा की थी। इस साल के 11 माह में 44% ज़्यादा बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा हुई है, और अब जून के महीने में और ज़्यादा मामला नजर आता है। खुद के इलेक्ट्रिक ने खत्म हुकूमत को कह दिया कि वो डीजल से भी बिजली बना रहे हैं, यानी 25 से 28 रुपए फी यूनिट की महंगी बिजली बन रही है, जबकि LNG से 10 रुपए फी यूनिट बिजली मई में पैदा हुई है। आवाम के अरबों रुपए अलग ज़ाया हो रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग वो अलग भुगत रहे हैं, जिसमें मजीद इजाफे का खदशा है। ये मामला इतनी खराबी तक कैसे पहुंचा और हुकूमत ने क्या हल इसका ढूंढा है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताबिश गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश गौहर साहब, बहुत शुक्रिया। ताबिश गौहर साहब, हल से पहले ये सब एक साथ कैसे हो गया? आप एनर्जी के शोबे से वाबस्ता हैं, ये सब एक साथ कैसे हो गया कि लोकल गैस फील्ड भी मेंटेनेंस पे चली गई, ड्राई डॉकिंग भी उसी वक्त होनी थी, फर्नेस ऑयल का इंतजाम भी नहीं किया हुआ था। के इलेक्ट्रिक PSO को लिख रहा है कि फर्नेस ऑयल नहीं है, PSO के इलेक्ट्रिक को लिख रहा है कि आपकी मतलूबा मिकदार में मुश्किल है कि हम आपको फर्नेस ऑयल दे सकें। के इलेक्ट्रिक को SSGC बता रहा है कि हम आपको गैस नहीं दे सकते। के इलेक्ट्रिक हुकूमत को बता रहा है कि गैस और फर्नेस ऑयल नहीं होगा तो हमें 9 से 12 घंटे की लोड शेडिंग करनी पड़ेगी। ये सारा का सारा काम एक साथ कैसे हो रहा है? लोकल गैस फील्ड, LNG, फर्नेस ऑयल, सबकी एक साथ कमी। जी शुक्रिया शाहजेब। जैसे आपने खुद बताया, बहुत सारे नुकात हैं, मैं एक एक करके उनकी तफसीलात में जाता हूँ। जहाँ तक ड्राई डॉक का मामला है, पहला टर्मिनल एंग्रो का है, उसका FSRU जो कि तकरीबन 5 साल से चल रहा है, और पिछले साल इसकी मुरम्मत होनी थी, लेकिन कोविड के बायस उसमें ताख़ीर हुई। अब ये 30 जून को मुरम्मत के लिए जा रहा है। और दूसरा मुतबादिल जो जहाज़ है वो इंशाअल्लाह इतवार के दिन कराची के साहिल पहुंच जाएगा। 29 जून से लेके 5 जुलाई तक कुछ आर्जी कमी आएगी गैस की पैदावारी सलाहियत में, और जो LNG की जो कमी आएगी वो हम पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बिजली के सार्फिन हैं उन पे मनफी असर ना पड़े। इसमें यकीनन कोई कानूनी पेचीदगियाँ थीं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुफ्तशुनीद रही SSGC और एंग्रो के दरमियान, लेकिन अब ये फ़ैसला हो गया है कि 29 जून से लेके 5 जुलाई तक ये FSRU का जो टर्मिनल है वो ड्राई डॉक में जाएगा। लेकिन जहाँ तक मनसूबाबंदी की बात है, दूसरा मुतबादिल जहाज़ जो है वो इस वक्त कराची की तरफ रवां दवा है और इतवार को पहुँच जाएगा। 2-3 दिन के लिए तकरीबन गैस ना होने के बराबर होगी, लेकिन उसके बाद गैस मुहैया होनी शुरू हो जाएगी, और इंशाल्लाह हम गैस लोड मैनेजमेंट के ज़रिए ये बहरान पे कम से कम अरसे में पूरा कर लेंगे उसको। मगर ताबिश गौहर साहब, इंडस्ट्री कह रही है कि कराची की इंडस्ट्री कह रही है कि जून में तो हुआ ही नहीं कि हमें गैस ना मिले। अभी तो एंग्रो का ड्राई डॉकिंग होना है, उससे पहले कराची की इंडस्ट्री की गैस बंद है। उससे पहले के इलेक्ट्रिक कह रहा है कि हमें गैस 190 MMCFD मिलनी चाहिए मगर कम मिल रही है। उससे पहले ही और 23 जून को जो फर्नेस ऑयल का दरामद का लेटर लिखा गया, यानी कि वजारत बिजली और पेट्रोलियम को बड़ा देर से ख्याल आया है सारी की सारी सूरत हाल का। मार्च से आपको पता था कि इसको ड्राई डॉकिंग के लिए जाना है, तो आपने इंतजाम क्यों नहीं किया मुतबादिल? देखिए, जहाँ तक इलेक्ट्रिक का ताल्लुक है, उनको तवक्को के मुताबिक 150 MMCFD आज भी मिल रही है, उसमें कोई कमी नहीं आई। लेकिन अगर उसके बावजूद वहाँ पे गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है तो यकीनन उनको जवाब देना चाहिए। उसके साथ साथ वफाक उनको 1000 मेगावाट से ऊपर बिजली भी फराहम कर रही है। लेकिन गैस की जो कमी आई है कराची में एक आध दिनों से, उसकी बुनियादी वजह यही है कि कुनार पुसाकी डीप जो गैस फील्ड है सिंध में, जो कि 170 MMCFD गैस फराहम करती है, उसकी भी सालाना मुरम्मत होती है, और इसको तकरीबन हमने 22 महीने से उसको ज़ेर-ए-इल्तवा रखा हुआ था, उसमें ताख़ीर हो गई थी। अब OGDC ने हमको कहा कि अगर हम इसकी मुरम्मत अब नहीं करेंगे तो इसमें बहुत मसाइल आ सकते हैं, तो मजबूरन
इसको भी मरम्मत के लिए उसकी इजाज़त दी। इंशाल्लाह 29 जून तक ये गैस फील्ड वापस आ जाएगी। मगर ताबिशगुर साहब, इसमें एक मसला है। अब मसला ये है कि जो मार्च है वो बिजली की कम कंजम्पशन का महीना था, तो उस वक्त आप दोनों में से एक काम करा सकते थे, या तो कादिरपुर और कुनर पसाकी को मेंटेनेंस पर भेज देते या फिर ड्राई डॉकिंग करने देते एंग्रो को। ये दोनों काम एक ही वक्त में एक ही महीने में, जबकि पीक सीजन होता है और इतनी ज़्यादा गर्मी है उस वक्त हुआ है, ये कैसे हो गया? ये मिसमैनेजमेंट नहीं है तो और क्या है? जी नहीं, मिसमैनेजमेंट नहीं कहूँगा शाहजेब। देखें, पाकिस्तान में तकरीबन 50 के करीब गैस फील्ड्स हैं। यकीनन सर्दियों के मौसम में तो हम उनको इजाज़त नहीं देते मरम्मत के काम करने की, तो चंद महीनों पे ही उनको ये सारा काम करने पड़ते हैं। 2 गैस फील्ड्स और थी। कादिरपुर की गैस फील्ड अभी मरम्मत के लिए नहीं गई है, वो ये मांग रहे थे इजाज़त हमसे, लेकिन हमने उसको ताख़ीर कर दी है और जुलाई के आखिर में इंशाल्लाह ये जाएगी मरम्मत के लिए। इसी तरह KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में एक गैस फील्ड है, उसकी भी मरम्मत होनी थी, उसको भी हमने आगे धकेल दिया है ताकि कम से कम उसका असर पड़े। लेकिन ये कुनार पसाकी गैस फील्ड नागुज़ीर हो गया था क्योंकि OGDC ने बाहर से अगर ताबिशगुर साहब नागुज़ीर था तो जो दूसरा टर्मिनल है उस पर 600 MMCFD आप कह रहे थे हमाज़र साहब की गैस आ रही है, हालांकि 750 MMCFD आ सकती है जब 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछ गई है। तो कराची की इंडस्ट्री को इस क्राइसिस से आप बचा सकते थे, आप वहाँ पर LNG मंगा लेते। आपने टर्मिनल को भी नहीं पूरी तरह यूटिलाइज़ किया, दूसरा टर्मिनल यूटिलाइज कर लेते अगर पहला ड्राई डॉकिंग पर जा रहा है और वैसे गैस फील्ड मेंटेनेंस पर जा रही हैं। देखिए, दोनों जो टर्मिनल हैं इस वक्त मुकम्मल अपनी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक चल रहे हैं, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन जहाँ तक इजाफी इस वक्त कितने पे 600 MMCFD दोनों। ताबिशगुर साहब, आप लोगों ने पहले पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये 17 किलोमीटर की पाइपलाइन की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, दे दें तो 1400 MMCFD हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर नदीम बाबर साहब ने दिसंबर में अनाउंस किया कि वो 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछ गई है, इसलिए हम 1400 MMCFD ड्रॉ कर सकते हैं। और आप लोगों ने अगले महीने के लिए, अगस्त के लिए और सितंबर के लिए जो टेंडर इशू किया है वो 5-5 एक्स्ट्रा कार्गो का किया है, यानी कि आप एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ से, फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रहे हैं। देखिए शाहजेब, इन दोनों टर्मिनल में कुछ पेचीदगियाँ हैं। जैसे आपके इल्म में है, टर्मिनल जो पहला वाला है उसमें नैब की कार्रवाई हो रही है और उनकी भी बड़ी सख्त बंदिश है कि इजाफी जो उनकी कैपेसिटी उसको इस्तेमाल ना किया जाए, उसको हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो टर्मिनल है उसमें भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है, लेकिन हम उसके बावजूद उनसे बातचीत कर रहे हैं कि सदियों से पहले ये मामला तय हो जाए और जो इजाफी कैपेसिटी है उसको बरूकाल लाया जाए। अगर दोनों टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी को बरूकाल लाया जाए तो तकरीबन 2 से 3 कार्गो माहाना इजाफी लाए जा सकते हैं। आपने कहा कि नैब की वजह से हो रहा है। ये एक नैब 3 साल पहले एक ऐसा फरिश्ता था इस हुकूमत के लिए जिसने अरबों रुपए लूट के ओपोजिशन के लाने थे। बार बार हर काम में PSDP का पूछे क्यों नहीं खर्च हुआ तो बताते हैं जी नैब की वजह से नहीं हुआ, IPPS को पेमेंट क्यों नहीं हो रही, नैब की वजह से नहीं हो रही। अब आप कह रहे हैं टर्मिनल की जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है वो भी नैब की वजह से अगर नहीं यूज़ हो रही, तो कल तो असद उमर साहब ने कहा है कि उन्हें पावर मिनिस्ट्री ने बताया कि अब दूसरा टर्मिनल 750 MMCFD पर चलेगा, तो तब नैब नहीं आएगा रुकावट। उन्होंने कल बताया कि उन्हें पावर मिनिस्ट्री ने बताया। नहीं, नैब का केस दूसरे टर्मिनल में नहीं है, वहाँ पे बैनुल-अक़वामी एक आर्बिट्रेशन चल रही है, लेकिन विदाउट प्रेजुडिस हम उनसे बात कर रहे हैं कि उस इजाफी कैपेसिटी को किस तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि जल्द अज जल्द ज़्यादा LNG हम दरामद कर सकें। लेकिन जो बुनियादी मसला हुआ तभी साहब, मगर फिर 750 MMCFD पे कैसे चल रहा होगा वो जो असद उमर साहब कह रहे हैं, और अगस्त में आप और सितंबर में कैसे वहाँ पर 5-5 एक्स्ट्रा कार्गो मंगा रहे हैं, यानी कि वो 750 पर चल रहा होगा। अगर नैब का मसला है या कोई दूसरी लिटिगेशन का मसला है तो ये कैसे चल रहा होगा? आपने एडवांस में नहीं तैयारी की, इस दफ़ा इंडस्ट्री को भुगतना पड़ रहा है कराची को। देखिए, जो बुनियादी जो मसला हुआ है शाहजेब वो ये है कि जब हमने इन टर्मिनल्स को इजाज़त दी, उनको लाइसेंस दिया आज से 4 या 5 साल पहले, और रोज़ाना की बुनियाद पर हमको $5.5 लाख दे रहे हैं, उनको ये नहीं पाबंद किया कि इसके साथ साथ LNG की स्टोरेज भी बनाएं। जिस तरह हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लाइसेंस देते हैं तो उनको पाबंद करते हैं कि 20 दिन की स्टोरेज भी बनाएं। अब उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब ने ताकीद की है कि जून 2023 से पहले LNG की स्टोरेज भी आ जाए ताकि 10 से 20 दिन की कम से कम हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी हो, ताकि ये ड्राई डॉक जैसे मामला हैं। मगर ताबिशगौर साहब, ये हमेशा आप ये कहते थे स्टोरेज बनाने में कितना टाइम लगना था, इस हुकूमत को 3 साल हो गए हैं। अक्टूबर 2019 में तो अली जैदी साहब ने ट्वीट किया कि अब हम प्राइवेट सेक्टर के जरिए टर्मिनल लाएंगे। फिर पिछले साल अक्टूबर 2020 में नदीम बाबर साहब ने कहा कि जी अब अगले 1.5 महीने में काम शुरू हो जाएगा, खुदाई शुरू हो जाएगी और 1 से 1.25 साल में टर्मिनल बन जाएगा। फिर कल
असद उमर साहब ने कहा कि कुछ मामला थे उनके हम वो रुकावटें दूर कर रहे हैं, उन टर्मिनल पर काम शुरू हो जाएगा। आप कह चुके हैं नवंबर में कि जी हाँ कुछ कोताहियां हुई हैं टर्मिनल बनाने में, तो इस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया है। 2 टर्मिनल आपको बने हुए मिले थे जो सर्दियों में भी 100% कैपेसिटी पे चल रहे थे, गर्मियों में भी 100% कैपेसिटी पर चल रहे हैं। जब हम सर्दियों में सवाल कर रहे थे तो वो कहते थे नहीं जी 6 हफ्ते के लिए डिमांड होती है, गर्मियों में तो खाली पड़े रहते हैं, अब भी पूरी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। नहीं, जहाँ तक तीसरे और चौथे टर्मिनल की बात है, उन दोनों को लाइसेंस इशू हो गए हैं, उनको पाइपलाइन में कैपेसिटी भी एलोकेट हो गई है। अब एक एग्रीमेंट है जो कि साइन होना है, उसके बाद वो अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ जाएंगे और मुझे बहुत उम्मीद है कि जून 2023 से पहले कम से कम एक और टर्मिनल आ जाएगा। जहाँ तक स्टोरेज की में ताख़ीर की बात है, हमने एक स्टडी करवाई थी एक डेनिश कंपनी, उन्होंने अंडरग्राउंड स्टोरेज पे बहुत काम किया, लेकिन जब उनकी रिपोर्ट आई तो हमें मालूम हुआ कि वो बहुत महंगा है और हमारी मईशत के मुताबिक नहीं हो सकती। तो अब हम एक और स्कीम पे काम कर रहे हैं जो कि अबव ग्राउंड होगी, तो पोर्ट कासिम पे ही होगी और कम से कम 10 से 20 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी होगी, जो इंशाल्लाह जून 2023 तक आ जाएगी। तो ताबिश गौहर साहब, अभी कुछ अर्से पहले तक ये इल्ज़ाम था जाहिर है कि उन्होंने इतने सारे कारखाने लगा दिए, अब फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करनी पड़ रही है, लोड शेडिंग पहले ही हो रही है, देहातों में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जो आपकी शेड्यूल लोड शेडिंग है, रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग, उसके अलावा भी लोड शेडिंग हो रही है। तो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा होगी जो कि महंगी होगी, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बढ़ेगा, जिसकी वजह से IMF का प्रेशर बढ़ेगा, हम उसी साइकिल में चले गए। देखिए, जहाँ तक लोड शेडिंग की बात है, मेरे ख्याल में ये बात समझनी ज़रूरी है कि मजमूई तौर पे 70% जो फीडर्स हैं पूरे मुल्क में बशमूल कराची के, वहाँ पे कोई एलानिया लोड शेडिंग नहीं होती। तो शोर जो सारा मचता है वो 30% इलाकों से है जहाँ पे रेवेन्यू की बुनियाद पर लोड शेडिंग की जाती है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर लोग बिल अदा नहीं कर रहे होते या बिजली का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे होते। जहाँ तक फर्नेस ऑयल की बात है, यकीनन फर्नेस ऑयल इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि मजबूरी है, लोगों को बिजली फराम करनी है। इससे बेहतर है कि हम और गैर एलानिया लोड शेडिंग करें। हम तेल से बिजली बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये भी समझना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी तौर पे LNG की जो स्पॉट प्राइस है वो भी $12-13 हो गई है। तो LNG और फर्नेस ऑयल की कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा। ताबिश गौहर साहब, फिर बदनसीबी है। और जो $12-13 है वो तकरीबन 17-18% बनती है स्लोप। जब हम सर्दियों में सवाल उठा रहे थे तो कहा जा रहा था कि सिर्फ सर्दियों के 2-3 महीने में कीमतें बढ़ती हैं, गर्मियों में ये कीमतें इतनी नीचे आएंगी, फिर देखिएगा कि आपको कतर का कॉन्ट्रैक्ट बड़ा महंगा लगेगा। अब वो 13.25% का कॉन्ट्रैक्ट है, 16-17% के स्लोप पर आपको स्पॉट पर मिल रही है, इसलिए वो कहते थे कि जी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए, मगर बाद में जाके खुद भी कतर से किया। और सब तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर ऑब्जेक्टिवली देखी जाएँ, क्योंकि आपने बाद में इस टीम को ज्वाइन किया है, सियासत से हटके देखी जाएंगी तभी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर हर चीज़ पिछली हुकूमत पर डालने की कोशिश की जाएंगी कोताहियाँ, तो फिर चीज़ें ठीक नहीं होंगी। देखिए शाहजेब, 70% हमारा जो LNG का परचेज है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही हो रहा है और कतर के साथ जो 10.2% पे रिसेंटली हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसमें इंशाल्लाह गैस सस्ती आएगी। 30% स्पॉट जो है वो बिल्कुल बैनुल-अक़वामी एतबार से सही परसेंटेज है, उसमें ऊपर नीचे होता रहता है। आजकल गर्मियों में क्योंकि एक आध जो LNG की जो फैसिलिटीज़ हैं दुनिया में वो बंद हैं, यूरोप में डिमांड बढ़ गई है, एशिया में ख़ास तौर पे डिमांड बहुत बढ़ गई है, इसकी वजह से स्पॉट कार्गो इस वक्त महंगे हैं। लेकिन हमने जो पेशन गोई देखी है मुख्तलिफ माहिरीन की, लोग कह रहे हैं कि ये कीमत गिर के $8-8.5 हो जाएगी। इसी तरह जो खाम तेल है, क्रूड ऑयल, उसकी कीमत भी $75 है। तवक्को की जा रही है कि ये उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, मगर अभी आने वाले दिनों में कितनी लोड शेडिंग अब हम एक्सपेक्ट करें अगले 1-1.5 हफ्ते के लिए, जब ये ड्राई डॉकिंग के लिए जाएगा? और ये फैसला हो गया है कि ड्राई डॉकिंग के लिए जाएगा, ये फैसला हो चुका है कि हुकूमत जी, ये फैसला हो गया है, ये नागुज़ीर है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ड्राई डॉकिंग की इजाज़त ना दी तो ये मशीन ख़राब भी हो सकती है और ज़्यादा बुरान का सामना करना पड़ जाएगा तवानाई के शोबे को। जहाँ तक लोड शेडिंग की बात है, हमने बिल्कुल प्लानिंग कर ली है। थोड़ी बहुत गैस की कटौती ज़रूर होगी CNG सेक्टर को और चंद सनती सारिफिन को, घरेलू सारिफिन को इंशाल्लाह ना गैस की कमी का सामना करना पड़ेगा, ना ही बिजली का 29 जून से 5 जुलाई तक। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। ताबिश गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने सुना हुकूमत का मौका। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आप पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब से कुछ देर बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन और अफगान सदर अशरफ गनी की मुलाकात होने जा रही है और ये अफगानिस्तान से मुताल्लिक अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ समझी जा रही है, जबकि इससे पहले पाकिस्तानी हुकूमत अफगान हुकूमत को बता चुकी है
कि इस मुलाकात को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए, मगर ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मुलाकात में पाकिस्तान का किरदार भी बातचीत का हिस्सा होगा। इसलिए इस्लामाबाद की नज़रें इस मुलाकात पर हैं और ये मुलाकात एक ऐसे मौके पर हो रही है जब अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देकर और आर्टिकल्स लिखकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रख रहे हैं। आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान जितना तालिबान पर अपना असर इस्तेमाल कर सकता था उसने किया, और जब से अमेरिका ने अपनी फौज की वापसी का ऐलान किया है उस वक्त से हमारा तालिबान पर असर कम हुआ है। और इसकी वजह यह है कि जिस वक्त अमेरिका ने अपनी फौज की वापसी की तारीख दी तो तालिबान ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। तालिबान समझ रहे हैं कि उन्होंने जंग जीत ली है और इसलिए तालिबान जितना खुद को ताकतवर महसूस करते हैं हमारा उन पर असर सूख उतना कम होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंटरव्यू के मुताबिक तालिबान बातचीत से इनकार कर रहे थे, हमने अपना असर इस्तेमाल करके उन्हें बातचीत के लिए रजामंद किया। पहले अमेरिका के साथ बातचीत के लिए रजामंद किया और फिर ये हम ही थे जिन्होंने सख्ती के साथ इस मामले पर तालिबान पर जोर दिया और दबाव डाला कि वो अफगान हुकूमत के साथ बात करें। हमने इस हद तक किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंटरव्यू के मुताबिक पाकिस्तान तालिबान पर यह जोर देता रहा है कि उन्हें फौजी फतह के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये होने नहीं जा रहा। क्योंकि अगर तालिबान मुकम्मल तौर पर फौजी कब्जे की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि तवील मुद्दती खाना जंगी होगी, जिसमें अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंटरव्यू के मुताबिक ये बदकिस्मती की बात है कि अफगान हुकूमत अब भी ये महसूस कर रही है कि पाकिस्तान इस मामले में ज्यादा किरदार अदा कर सकता था। अफगान हुकूमत कई साल गुजर जाने के बावजूद किसी भी हल की तरफ नहीं जा सकी और इस नाकामी का इल्ज़ाम हम पर डालना हमारे लिए बहुत मायूस कुन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इंटरव्यू के मुताबिक मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम तालिबान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के अलावा सब कुछ करेंगे। हमारे मुआशरे के हर तबके ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा। हमने अपनी सरहद की 90% फेंसिंग कर ली है और अगर तालिबान अफगानिस्तान पर फौजी कब्जे की कोशिश करते हैं तो हम अपनी सरहद सील कर देंगे, क्योंकि हम अब ऐसा कर सकते हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया गया कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तान क्या उन्हें तस्लीम करेगा, तो वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिर्फ उस हुकूमत को तस्लीम करेगा जिस हुकूमत को अफगानिस्तान के लोग मुंतखब करेंगे, चाहे वो जिसकी भी हुकूमत हो। इस पूरे मामले पर बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। हिना रब्बानी खर साहिबा, बहुत शुक्रिया। खर साहिबा, जब आप वज़ीर ख़ारजा थी तो उस वक्त आपने भी अफगानिस्तान के दौरे किए। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम था कि जी पाकिस्तान किसी एक तरफ सपोर्ट करता है, तो आप नॉर्दर्न अलायंस से भी आपने मुलाकातें की कि जी पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। आपने बड़े करीब से ये मामला देखे हैं। अब जो कुछ हो रहा है, अफगान सदर वहाँ मिल रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस से खुद अफगान हुकूमत कह रही है कि जी तालिबान के खिलाफ इकट्ठी हो जाएँ, पाकिस्तान के खिलाफ भी बयानात वो दे रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रख रहे हैं। आपको लग रहा है कि सूरत हाल बहुत खराबी की तरफ जा रही है? देखिए, स्ट्रेटेजिकली शाहज़ेब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान ने, अगर अफगानिस्तान अपने लेसन लर्न कर रहा, पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान मस्ट लर्न इट्स लेसन फ्रॉम हिस्ट्री। हमारे पास 30 साल पहले वी फेस्ड ऑलमोस्ट एन आइडेंटिकल सिचुएशन। सबसे पहले पाकिस्तान की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेफगार्ड इट्स ओन इंटरेस्ट, टू सेफगार्ड इट्स ओन टेरिटोरियल बाउंड्रीज और अपने सिविलियंस, फौजी, पुलिसमैन, बच्चों को सेफगार्ड करना। इसका मतलब है कि जो स्पिल ओवर वहाँ के केओस से, वहाँ की सिविल वॉर से 2600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, पाकिस्तान के अंदर आता है। वी हैव टू बी इक्विप्ड एंड नाउ वी आर इक्विप्ड। वी हैव द टेक्नोलॉजी टू बी इक्विप्ड, वी हैव द हार्डवेयर टू बी इक्विप्ड, वी हैव द फेंस। हमारे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। दिस, अगर मैं इस पर गवर्नमेंट में हूँ या गवर्नमेंट को अगर हम सजेस्ट कर सकें, ये आपकी पहली अवलीन तरजीह है, क्योंकि ये आपके हाथ में है। अफगानिस्तान में जो होगा वो शायद आपके हाथ में नहीं है। हैविंग सेड दैट, दूसरी तरफ आई थिंक इसलिए मुझे बहुत ताजुब हुआ जब हमने अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन को कहना कि जी वो मार्टिर हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा, फिर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो हैं कि नहीं है। मुझे इस पर इसलिए बहुत ज़्यादा लेट्स से कि पॉलिसी डिवर्जेंस है मेरी और उनकी इस बात पे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को क्लैरिटी होनी चाहिए कि पाकिस्तान किस तरफ खड़ा हुआ है। और कोई भी एंटिटी जो पाकिस्तान की हदूद के अंदर या पाकिस्तान के बाहर वायलेंस को इस्तेमाल करती है फॉर एनी ऑब्जेक्टिव विच वी मे वांट टू जस्टिफाई, राइट, वो एक वायलेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको हम सिर्फ और सिर्फ कंडेम कह सकते हैं। और उसके किसी भी इंसान जो उससे मुंसलिक है उसको हम टेररिस्ट के अलावा कुछ और नहीं कह सकते।
इस क्लैरिटी के साथ जब पाकिस्तान अपनी हदूद को भी सेफगार्ड कर ले, और फिर इस क्लैरिटी के साथ अमेरिका के साथ जो इंटेंसिव डायलॉग हमें इस वक्त करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कमिंग फोर्थ and wanting to do that very intensive dialogue, which is the need of the hour. However, Pakistan's messaging should be consistent, and Pakistan at no point must be seen to be the spokesperson of the Taliban. इसमें ये कहा जाता है कि हम उनके लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपके अव्वलीन पॉलिसी मेकर्स are seen to be defenders of Taliban's actions. देखें, वो अवाम सिटीजन्स हैं, उनका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ना है, और हमें ये बिल्कुल क्लैरिटी से बताना चाहिए। और इसमें कहने में कोई गलत बात नहीं है कि हाँ, हम मिलिटरीली उनके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हम अपने आप को नहीं फर्दर डैमेज कर सकते, लेकिन उनकी डिमांड्स को अपने ऊपर मुंसलिक करना आई थिंक विल बी ए मिस्टेक। मेरे नज़र में हमने ये जो तालिबान का सारा डायलॉग प्रोसेस मैनेज किया, उसमें हम कुछ ज़्यादा ही दुनिया को शायद कह गया है कि हम मैनेज कर लेंगे, या हमने कमिटमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द तालिबान कभी भी नहीं देनी चाहिए। आई मीन हमने इस हिस्ट्री से ये सीखा हुआ है कि वो जैसे ही वो एक ऐसे असर के जगह पे आते हैं तो वो पाकिस्तान के कहने में तो नहीं रहते, ना वो शायद पाकिस्तान के कहने में पहले थे। सो आई थिंक वी हैव टू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड क्रिस्टल क्लियर अप्रोच टू दिस chaos that is happening on the other side. मगर खर साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया इंटरव्यू में बात की है, उन्होंने कहा कि हम जितना असर सूख इस्तेमाल कर सकते थे तालिबान पर हमने किया, उनके अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए भी हमने किया, मगर जैसे ही अमेरिका ने अचानक यह अनाउंस कर दिया कि वो अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकाल रहा है तो हमारा असर सूख ख़त्म हो गया, क्योंकि तालिबान को लगा कि उनकी जीत हो गई है, उन्हें ताकत का एहसास हो गया। तो यानी कि जो अमेरिका ने स्टेप लिया उसकी वजह से सारे के सारे मामला ख़राब हुए, ना वो विड्रॉल अनाउंस करते, ना एग्जिट अनाउंस करते, ना वो असर सूख ख़त्म होता और ना ही डायलॉग इतनी बुरी तरीके से मुतासिर होते। It's a rushed, unplanned withdrawal. इसके ramifications, repercussions, unfortunately अमेरिका पे तो देर से जाएंगे, बट पाकिस्तान पे बहुत जल्दी आएंगे। और अमेरिका ने एक टिपिकल सुपर पावरली हरकत की है कि अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करते हुए, अपनी पॉलिसी डायरेक्शन देखते हुए, ये देखते हुए कि उनके लोग अब इस जंग से तंग आ गए, ये देखते हुए कि मिलिटरीली वो जो मर्जी और कर लें, ये जंग उनसे जितनी जहां पर इससे ज्यादा नहीं जीत सकते थे, सो टू स्पीक। और ये देखते हुए कि अफगान फोर्सेस, बाय अफगान फोर्सेस आई मीन अफगान पॉलिटिकल फोर्सेस आल्सो, आर नॉट विलिंग टू कम अराउंड टू ए नेगोशिएटेड सोल्यूशन। देखें, तालिबान का जरूर कसूर है, बट जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप उनका अगर देखें तो मुझे फॉर इंस्टेंस कोट हुआ कि वो एक दिन की खातिर अफगानिस्तान के शायद 50 साल कई लोग दे दें, राइट? तो वो कहते हैं ना कि आपके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजंस यू मेक और रिफ्यूज टू मेक are far reaching on a nation's history or a nation's future. So I think इसमें यकीनन ये कहना कि अमेरिका का गलती नहीं, अमेरिका का जो विड्रॉल पूरा प्रोसेस रहा है, या जो अनाउंसमेंट और उसमें वो जो तेजी और जो उसमें लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस और जस्ट लीविंग अफगानिस्तान टू इट्स ओन डिवाइसेस। यस, वी आर ऑल फॉर फॉरेन ट्रूप्स लीविंग अफगानिस्तान, बट इट हैज टू बी थ्रू सिस्टमेटिक मैनर, थ्रू हमें कॉन्फिडेंस में लेना, हमारी राय लेना। Pakistan is again going to go away from this feeling used and abused, and that's not good for the US in this region. और ये क्यों किया होगा? निकलना उन्हें था, मगर ये अचानक से इस खित्ते से निकलना। मैं बताऊं शाहजेब, I think again unfortunately a greater game is being played in this region, because इस वक्त US का obsession with China is not unknown to any one of us, right? And in their obsession with containment of China, the Indo-China theater is right in front of them, और उनको इसने यहाँ से निकलना उनको इसलिए शायद बहुत रश्ड है और जल्दी में है क्योंकि उनका तमाम का तमाम फोकस, और वो सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज, उनकी मिलिट्री की एनर्जीज, उनकी मिलिट्री के रिसोर्सेज वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे खर्च करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा इना रब्बानी खर साहब हमारे साथ मौजूद थी। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, कोरोना पर बात करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपने 5 रोज़ा इजलास के बाद पाकिस्तान का नाम एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है और पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए एशिया पैसिफिक ग्रुप की सिफारिश पर 6 नकाती नया एक्शन प्लान भी दे दिया है। और अब इन दोनों एक्शन प्लान्स पर अमल दरामद का जायजा लेने के बाद ही पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला किया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान का नाम अब ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा टल गया है। अक्टूबर में होने वाले FATF के अगले इजलास से पहले एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया जाएगा, जबकि 6 नकाती नए एक्शन प्लान पर
1 साल में अमल दरामद मुकम्मल कर लिया जाएगा। फैटफ इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान एक लो रिस्क मुल्क है, इसलिए नए एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए हुकूमत ने अपने लिए 12 माह का हदफ रखा है। इस दौरान ब्लैक लिस्ट में जाने का कोई खतरा नहीं है। एक हमारा 27 निकाती एक्शन प्लान है जिसमें से हम 26 निकात को मुकम्मल कर चुके हैं, और दूसरा हमारा एक MER है, यानी कि उसके अंदर 40 निकात थे और इन 2 साल में अब हम 31 में कंप्लाइंट हैं 40 में से। 27 में से जो 26 निकात हैं इसमें एक नुक्ता रह गया है। अगला जब भी 3-4 महीने बाद सेशन होएगा हमारा टारगेट होएगा कि हम इस पर मुकम्मल करें। जो दूसरे वाला एक्शन प्लान हमें आज मिला है 7 निकाती, वो मनी लॉन्ड्रिंग पे फोकस्ड है। वो कदरे लेस चैलेंजिंग है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में हम लो रिस्क है। और ये जो नया एक्शन प्लान 7 निकाती मिला है, अमूमन मुल्क 2 साल लेते हैं इसको मुकम्मल करने में, हम 12 माह में इसको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें अब जरूरी है कि हम दोनों एक्शन प्लान जो हैं उनको मुकम्मल करें। ब्लैक लिस्टिंग का कोई खतरा मौजूद नहीं है और अब बहस इसी बात पे हो रही है कि ग्रे से हमने वाइट लिस्ट में कब जाना है। ब्रेक के बाद एक और अहम खबर बात करेंगे। कराची में तजावुजात के खिलाफ 2 हफ्ते से जारी ऑपरेशन से एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। कई साल पुराने घरों, दुकानों और इमारतों को बुलडोज किया जा रहा है। मुतासरीन परेशान हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उन्हें मुतबादिल जगह कौन फराहम करेगा। अब तो आलमी इदारे भी इस इंसानी अलमिये पर आवाज़ उठा रहे हैं और शदीद खदशात का इज़हार कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता इंसानी हुकूक के माहिरीन ने आज पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि गुज्जर नाला और औरंगी नाले के करीब रहने वाले 1 लाख अफराद को घरों से बेदखल करने का अमल रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का कहना है कि ये इक़दाम शहरी इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरा रिहायशियों से मुनासिब मुशावरत और उनकी आबादकारी के प्लान के बगैर और नाकाफ़ी मुआवजे के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। इसी तरह इस बड़े ऑपरेशन की कानूनी बुनियाद और मुतासरीन को नुकसानात की तलाफी के लिए दस्तयाब ज़राए भी गैर वाज़े हैं, और जो वाज़े है वो मुतासरा आबादी पर इसके खौफनाक असरात हैं, जिससे कोरोना की वबा के दरमियान में कई गरीब खानदान सड़कों पर आ जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुतासरीन लीज के पेपर्स, सरकारी महकमों के इजाज़तनामे और दीगर दस्तावेज़ात हाथों में लिए फिर रहे हैं, मगर कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। मुतासरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें नहीं सुना। आज भी अदालती हुक्म पर कराची के इलाके जमशेद टाउन में बरसाती नाले पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और नाले के ऊपर बनाई गई तामीरात को मस्मार कर दिया गया। एंटी इंक्रोचमेंट हुक्काम का मौक़िफ़ है कि ये इमारतें नाले के ऊपर और रेलवे लाइन के साथ तामीर की गई थी। PCHS ब्लॉक 6 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान रिहायशियों ने एंटी इंक्रोचमेंट के अमले पर हमला किया, जिससे 3 पुलिस एहलकार और 2 मकामी अफराद जख्मी हुए। और दूसरी जानिब एतराज़ सामने आ रहा है कि कराची में तजावुजात पर कायम घरों, दुकानों और इमारतों को गिराया जा रहा है, मगर प्राइवेट सोसाइटीज़ को रेगुलराइज किया जा रहा है। अल्लाह।